नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो देश में चुनाव कराता है, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, क्या यहाँ के ऑफिसर्स, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उन पर सत्ता का प्रेशर रहता है और ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है? क्या यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं ये मोदी और शाह से डरते हैं? और अगर कोई हिम्मत करके, इनमें से कोई ऑफिसर हिम्मत करके अगर मोदी या शाह इनकी रैली में, इनकी चुनावी रैली में कोई गलती ढूंढता है या फाइल पर लिखता है या नोटिस देने की कोशिश करता है मोदी को, शाह को या बीजेपी के किसी बड़े ऑफिसर को, ऐसे ऑफिसर, ऐसे अधिकारियों को क्या इस्तीफा देना पड़ता है, कुर्सी छोड़नी पड़ती? और कुछ ऐसे भी ऑफिसर हैं, कमिश्नर रहे, कि जिन्होंने हिम्मत करके सच बोला तो ना सिर्फ कुर्सी छोड़नी पड़ी, ना सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा, उनके घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़ गए, उनके घर पर सीबीआई को भेज दिया गया, उनके बच्चे और बहू और पत्नी को परेशान कर दिया गया। क्या बर्बाद कर दिया जाता है उन लोगों को, उन अफसरों को जो हिम्मत करके रीढ़ की हड्डी दिखाते हैं और हिम्मत करते हैं, सच बोलते हैं। अब दोस्तों, आए दिन, चाहे वो हरियाणा का चुनाव का नतीजा हो या महाराष्ट्र के चुनाव का नतीजा हो, जिस तरह से लोगों का एतबार कम हो रहा है पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर, नतीजों पर, और खासकर मशीनों पर, मशीनों को तो लेकर पहली बार जनता सड़कों पर आ गई है, वोटर सड़कों पर है, अपना हिसाब मांग रहा है अपने वोट का। और पहली बार इस देश में कांग्रेस पार्टी, बड़ी पार्टियां आंदोलन करने जा रही मशीनों को लेकर, घपलों को लेकर, चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह की जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उसके जो साक्ष्य धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, उसको लेकर। राजा की आत्मा ईवीएम में है। कितना? 1 वोट से लेकर 1 लाख वोट तक का अंतर आ गया। क्या ये जो मशीनों पर भरोसा कम हुआ है, कि इसकी वजह यह है कि इन मशीनों की जो हिफाजत करते हैं, क्या वो अधिकारी, वो ऑफिसर्स, उन पर भी भरोसा कम हुआ है? क्या पहले जैसे दमदार ऑफिसर नहीं रहे? आज की तारीख में, मोदी के इस दौर में, इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है? वो इलेक्शन कमीशन जो इस देश में सरकारें बनाता है, सरकारें आती हैं और जाती हैं जिसके चुनाव से, कंडक्ट कराने से, वो इलेक्शन कमीशन, उसके भीतर की स्थिति आज क्या है? आज हमारे साथ बहुत ही बोल्ड जर्नलिस्ट हेमंत अत्री होंगे। इन्होंने कम से कम 14-15 साल इलेक्शन कमीशन कवर किया है, एक से एक ऑफिसर्स को देखा है, और शायद ही ऐसा कोई कमिश्नर हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, जिनको ये पर्सनली न जानते हो। आज कई खुलासे आपके सामने होंगे, अंदर की जो आप कह सकते हैं जो किताब है इलेक्शन कमीशन की, सारे पन्ने खोलने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। सच्चाई क्या है, किस तरह का प्रेशर आता है, और जो सच बोलता है ऑफिसर, उसका हश्र क्या होता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, समझने की कोशिश करिए कि देश की ये सर्वोच्च, बहुत ही इम्पोर्टेंट संवैधानिक संस्था जो है चुनाव आयोग, आज किस दौर में है। मेरा सवाल अत्री साहब ये है कि आखिर क्या वजह है कि जो अधिकारी, जो आईएएस ऑफिसर डीएम के तौर पर, कमिश्नर के तौर पर शेर जैसा दिखता है, वो दुम क्यों दबा लेता है चुनाव आयोग में जाके? आज चुनाव आयोग की जितनी किरकिरी हो रही है, जितनी किरकिरी हो रही है, मतलब उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये अधिकारी तो हैं, जो कोई चीफ कमिश्नर है, कोई कमिश्नर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई वहां शेर गया ही नहीं मोदी के टाइम पे? नहीं, जो शेर आए थे उनका क्या शुरू हुआ? आपने लवासा साहब का हाल देख लिया होगा। किसका? लवासा साहब ने क्या किया? अशोक लवासा जी ने क्या किया था? अशोक लवासा भूल गए आप? 2019 का चुनाव चल रहा था साहब। क्या हुआ? आखिरी के चुनाव में चरण आते आते हालत ये होगी कि अशोक लवासा को रिमाइंडर्स लिख लिख के आखिर में ये हुआ कि भाई मैं तुम्हारी मीटिंग में ही नहीं आऊंगा, तुम कर लीजिए जो कुछ करना है। तो अशोक लवासा ने किया क्या था? अशोक लवासा बताइए तो भाई, आप तो इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं, तो बताइए क्या हुआ था? अशोक लवासा ने 4 काम किए थे, 4 लाइन में बताऊंगा, ज्यादा नहीं। गुजरात के अध्यक्ष होते थे जीतू वधवानी होते थे, आपको याद होगा। उनके खिलाफ 8 अप्रैल 2019 को शिकायत आई, 23 तारीख को सुनवाई हुई। लवासा ने कहा कि इनको प्रचार पर बैन होना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने सांप्रदायिक बात कही है, कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में पुरुष जो ये शहीद थे बालाकोट के, अपने पुलवामा के, उन शहीदों की बैकड्रॉप में फोटो लगा करके कहा कि क्या आपका पहला वोट शहीदों के नाम पर मिल सकता है? 2019 याद होगा आपको।
अशोक लवासा ने केवल क्या कहा, फाइल पे, मीटिंग तो हो ही नहीं रही थी ना, उन्होंने फाइल पे सजेस्ट किया कि प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहिए कि आचार संहिता को लागू करने में उनका सहयोग चाहिए हमें। मतलब ये जो कमिश्नर था, इसने 2019 में मोदी जी ने पीछे शहीदों की, सेना के शहीदों की तस्वीर लगा रखी थी मंच पर जहां से रैली कर रहे थे, तो इसने कहा ये गलत है, आप शहीदों के नाम पर, आर्मी ऑफ के जवानों के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, ये आप कहना चाह रहे हैं। और इस आदमी ने, और उन्होंने फाइल पे लिखा कि आचार संहिता का उल्लंघन है और हमें प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहिए कि वो आचार संहिता के अनुपालना में हमारा सहयोग करे, चुनाव आयोग का। इसमें तो कोई बहुत गलत बात है, कोई नोटिस नहीं था, कोई वार्निंग नहीं थी, कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई सेंश्योर नहीं थी, कोई केस दर्ज नहीं हो रहा था। दोनों जो कमिश्नर थे उस टाइम पर, अरोड़ा और चंद्रा, दोनों ने मना कर दिया। सुनील अरोड़ा जी, और उसके बाद चंद्रा थे। तीसरी सुन लीजिए, वो और भी इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक टिप्पणी की कि वो वायनाड क्यों गए हैं। अशोक लवासा ने फाइल पे लिखा कि इस पर प्रधानमंत्री को नोटिस दिया जाना चाहिए, नोटिस स्ट्रेट अवे। पहले उन्होंने सजेशन की बात कही थी, उन्होंने कहा नोटिस दिया जाना चाहिए था। जो दोनों भाई लोग थे बाकी, उन्होंने बहुमत के फैसले से उसको खारिज कर दिया। और चौथी सबसे महत्व, एक मिनट, अशोक लवासा ने सांप्रदायिक टिप्पणी चुनाव में करने पर मोदी के खिलाफ नोटिस एज इलेक्शन कमिश्नर उसने किया, मोदी के फाइल पर ऑब्वियसली फाइल पर ही करेगा, मोदी को कोई पर्ची तो देगा नहीं जी। अरे दीपक जी, छोड़िए इन बातों को। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 8 अप्रैल 2019 को कि जो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले हैं वो हर रोज 11:30 बजे कमीशन मीटिंग करेगा, हर रोज विदाउट फेल, क्योंकि आप पता है आपको 24 घंटे में 36 घंटे में जवाब मांगा जाता है। केवल एक मीटिंग हुई साहब 9 अप्रैल 2019 को, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। बताइए आप, ओहो, आप चुनाव करा रहे हैं या मजाक बना रहे हैं? कल्पना कर, मीटिंग ही नहीं कर रहे, नो। और उस व्यक्ति ने बार बार रिमाइंडर्स लिखे, कहो तो मैं आपको तारीखें बता देता हूं। नहीं ठीक है, अरे आप भाई जो बोल रहे हैं, आपने खबर ब्रेक करी, आप कहीं गलत बोलेंगे। वो खबर आपके पास है भी, वो आप दिखा भी सकते। चलिए आप चौथी जो आप कोई बात कर रहे हैं। और जो चौथी महत्वपूर्ण बात थी वो थी तब के जो भाजपा अध्यक्ष थे श्रीमान अमित शाह साहब, उन्होंने कोई टिप्पणी की, सांप्रदायिक टिप्पणी अल्पसंख्यकों को लेकर के। लवासा ने कहा कि इनको नोटिस दिया जाना चाहिए, इनसे जवाब तलब। अमित शाह ने मुस्लिम्स को लेकर, मुसलमानों को लेकर कुछ मतलब टिप्पणी, सांप्रदायिक टिप्पणी की, तो कम्युनल रिमार्क, जवाब तलबी होनी चाहिए। उस पर भी कहीं कुछ नहीं हुआ। दैट वाज द एंड ऑफ इट। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारे देश ने देखा। लवासा साहब का परिवार के साथ क्या हुआ, उनकी धर्मपत्नी, परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे साहब। वो तो अगर कमिश्नर एक नोटिस दे रहा है तो उसकी बीवी बच्चों से क्या मतलब है साहब? नोटिस तो दिया ही नहीं गया ना साहब, नोटिस तो फाइल में रह गया, डाइसेंट नोट भी फाइल में रह गया, आज तक बाहर तो आए नहीं नोटिस। कोई बात नहीं। ये लवासा साहब की वाइफ के साथ क्या हुआ बताइए ना, अगर आप बता सकते हैं क्या हुआ। उनको जांच एजेंसियों ने हरास किया, लाइक एनीथिंग। ओ माय गॉड, जांच एजेंसियों ने हरास किया, उनको हरास किया। उनकी सिस्टर रहती है पंचकुला में, उनको हरास किया, उनके बेटे को हरास किया, उनकी पुत्रवधू को हरास किया। अच्छा, उनकी बहू को भी, लवासा साहब की जी। एंड दैट्स व्हाई ही वाज ईज्ड आउट, अदरवाइज वो सीसी बनते। मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर ने, आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अमित शाह को नोटिस दिया कि भाई आप मुसलमानों पर रिमार्क कर रहे हैं, ठीक नहीं है। मोदी को 2 नोटिस फाइल पर लिख दिए, एक बार शिकायत करी, और एक आप कह रहे हैं कोई बीजेपी का गुजरात का नेता था, उसके अगेंस्ट एक्शन की उन्होंने रिकमेंड किया। मतलब इन 4 एक्शन लेने के लिए फाइल पर आप कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को नोटिस, उनकी पत्नी की घेराबंदी हो गई, इस अधिकारी के बेटे की घेराबंदी हो गई, बहू की घेराबंदी होगी, परिवार को नहीं छोड़ा। अरे साहब, सीबीआई उनके नौकर को उठा ले गई, नौकर से ये पूछा कि सब्जी के पैसे कौन देता है, घर का खर्चा कौन देता है। कैन यू इमेजिन ए पर्सन ऑफ दैट लेवल? लवासा साहब छोटे आदमी नहीं थे, ही वाज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ दिस कंट्री, ही वाज द सिविल एविएशन सेक्रेटरी ऑफ दिस कंट्री। कल्पना कर सकते हैं आप? उनके नौकर से पूछा जा रहा है। मतलब जो अधिकारी अगर सवाल उठाएगा तो उसका ये हाल होगा, तबाह कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं पिछले 10 साल में, कोई बहुत। और क्या लवासा के बाद राजीव कुमार आए, उन्होंने शायद 4 किया, जहां तक मैं देख रहा हूं। उसके बीच में ईसीआई, फिर वो सीसी बनते गए, उस तरीके से चलता गया। अब राजीव कुमार जी चल रहे हैं।
बीच ये में आपके 18 एक मिनट, लवासा साहब 18 अगस्त 2020 को इनको छुट्टी हो गई जांच वांच करके, और 18 अगस्त को अशोक साहब ने इस्तीफा दिया, हटे वहां से, और राजीव कुमार आ गए 1 सितंबर 2020 में सीसी। और जी, उस टाइम महीने ईसी भर के बाद। तौर पे आए, बाद में वो सीसी बन तो गए। क्या आपको लगता है कि ऐसे राजीव कुमार जो आज के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिन पर बहुत से तोहमतें और आरोप लगाते हैं कि सब बेईमानी करते हैं, ये करते हैं, मोदी के आदमी, विपक्ष जो है राजीव कुमार के बारे में बहुत कुछ बोलता है, विपक्ष का तमाम तरह के आरोप हैं, तो ये राजीव कुमार पर क्या प्रेशर था लवासा का कि कहीं मेरा हाल लवासा जैसा ना हो जाए? ऐसा भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक दबाव। भाई जैसे आप हैं, अगर आपको सजा दे दी जाए बिना किसी बात के और मैं आपको रिप्लेस करने जाता हूं, मैं तो डर जाऊंगा ना कि जब नहीं, हेमंत अत्री का हाल ये हुआ तो मेरा क्या होगा। तो क्या आपको लगता है राजीव कुमार पर एक प्रेशर साइकोलॉजिकल शुरू में ही आ गया नहीं, कि अगर निश्चित नौकरी तौर पर करनी है तो फिर हामी भरनी होगी? ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी। बोथ टर्म्स आर क्लियर, डूज एंड डोंट्स आर वेरी क्लियर। अगर आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो ना आइए, कोई खास बात नहीं है। आना है तो इन टर्म्स पे आओगे, सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन अत्री नहीं होना साहब, आप चाहिए। जिस तरह की घटना बता रहे हैं, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन भाई 14-15 साल आपने कवर किया रिपोर्टर के तौर पे, अंदर की खबरें आपने ब्रेक करी, तो मैं भाई आपकी बात पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा मुझे। मैंने आपको बुलाया भी एक दीज गेस्ट। आर ऑल, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट में है। नहीं, मैं थोड़ा, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं आपकी बात पर कोई मैं शंका जाहिर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ताज्जुब हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नोटिस देने पर भाई आप अधिकारी को हटा देते। आप कह रहे हो उसकी पत्नी की घेराबंदी हो गई, उसको नौकर को सीबीआई उठा ले गई, कहीं इनकम टैक्स चली गई, उसके बेटे को नहीं छोड़ा, उसकी बहू को नहीं छोड़ा। ये सब हुआ। एक और मुझे याद आ रहा है, एक और अधिकारी थे जो इसी बार 2024 में, मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन हो रहा था, इफ आई रिमेम्बर, गोयल साहब एक थे वहां, अरुण गोयल कमिश्नर। साहब थे साहब, अरुण गोयल हाँ हाँ साहब। हाँ, उनके साथ क्या होता, वो भी भाई एकदम से गायब हो गए थे अरुण गोयल अचानक साहब अंडरग्राउंड। अरुण साहब भाई वही, कमिश्नर अरुण गोयल अचानक साहब वही छुट्टी से। पे, और बाद में पता लगा इस्तीफा हो गया उसका। वो क्या कहानी थी बताइए तो, गोयल साहब की क्या कहानी थी? वो तो ताजी कहानी है। गोयल साहब जैसे लवासा साहब को भी बीजेपी सरकार ही लेके आई थी, वैसे ही गोयल साहब को भी मोदी जी लेके आए थे। और आपको ध्यान होगा उनकी अपॉइंटमेंट के तरीके पे सुप्रीम कोर्ट में बड़ा छापा हुआ था कि कैसे लगा दिया आपने, ये कर दिया, वो कर दिया। खैर वो उससे बच गए, उससे। उसके बाद सारी चीजें हुई। जब वो आयोग में आए, हालांकि इस मामले में कोई भी चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं है, मैं आपके दर्शकों को बिल्कुल साफ बता दूं, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो सूत्र हाँ, वो एकदम आज तक रहस्य के घेरे में रही। हाँ, किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई लेकिन आज एक आपके लाइन लिख सामने, दे। आज आपके सामने कुछ रहस्य उद्घाटन करने का मुझे लगता है समय है, मौका है, चलिए बता देते हैं। जब से अरुण गोयल साहब आए तो उन्होंने किसी का सब सर्वेंट बनना से मना कर दिया। देखिए गुलाम इलेक्शन बनना। कमीशन, हाँ किसी का भी, इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, जो ये संवैधानिक संस्थाएं होती है अपने दीपक जी, उसमें जो 3 लोग का पैनल है, वो आप सीईसी बेशक हैं, लेकिन आप मेरे बॉस नहीं होते। यू आर द फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स, और तीनों के अधिकार और शक्तियां समान होती हैं। अच्छा, एक मिनट में क्लियर कर दूं। अत्री साहब, क्योंकि चुनाव आयोग इन्होंने बरसों कवर किया, ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में, चुनाव आयोग के दफ्तर में 3 अधिकारी होते हैं, एक चीफ कमिश्नर होता है और 2 कमिश्नर होते हैं। लेकिन अत्री साहब ने एक बड़ी बात कही, नई बात बहुत से दर्शकों के लिए हो सकती, कि तीनों कमिश्नर बराबर के अधिकार हैं, बराबर है, भले ही उसमें एक चीफ कमिश्नर है, लेकिन अधिकार तीनों के बराबर है। जी, आगे बताइए एज गुड एज सुप्रीम कोर्ट। अभी गोयल साहब की गाथा तो बताइए, गोयल साहब की गाथा तो बताइए। गोयल साहब आए, चुनाव आयोग उस समय चल नहीं रहा था, हाँका जा रहा था, जैसे देश हाँका जा रहा है। स्टाइल है ना, जैसे मुझे कोई हाँकेगा मैं भी किसी को हाँकने की कोशिश करूंगा। मतलब आप 2024 के पहले की बात कर रहे हैं? हाँ बताइए। अभी तो गोयल साहब आए तो उन्होंने हर इशू के ऊपर जो भी उनकी अपनी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसके हिसाब से फाइल पे चीज लाना शुरू किया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हो, चाहे दूसरे मामले हो, डे टू डे बेसिस पे। और जो मेरे सूत्र है कथित तौर पे जो उन्होंने बताया, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि एक चुनाव का शेड्यूल आया, चुनाव का जब शेड्यूल बनाया जा रहा था तो 7 चरण का चुनाव, आपको पता है 7 चरण का चुनाव हुआ, 7 चरणों में चुनाव। तो उन्होंने कहा कि साहब इतनी एक्सट्रीम गर्मी में तो हमारी जो टर्नआउट है वो कम हो जाएगा, 7 चरण ज्यादा है, एक्सट्रीम गर्मी। और आपको याद हो 4 जून को काउंटिंग हुई थी इस बार, और राजीव कुमार ने खुद ये माना कि हमसे गलती हो गई,
कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा थी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, राजीव कुमार की बाइट है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस व्यक्ति ने ये बात पहले कही, उसने कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। मिस्टर अरुण गोयल, उन्होंने बात पहले कही थी जी। ये उनका ये मानना, देखिए मैं आपको कुछ चीजें इशारों में कहूंगा, आप समझ जाइएगा। चुनाव का शेड्यूल जो बनाया जाता है वो इलेक्शन कमीशन बनाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्सेस। मौसम देखा जाता है, त्योहार देखे जाते हैं, छुट्टियां देखी जाती हैं, सारी चीजें देखी जाती है, उस हिसाब से शेड्यूल बनता है। इस बार जब शेड्यूल आया तो वो शेड्यूल कहीं और से आया था। कहीं और से? हाँ, कई बार आ जाता है। आजकल जापान से आ गया क्या? आजकल जापान और चाइना से आ गया क्या? अरे भाई शेड्यूल तो चुनाव आयोग ही बनाएगा। हाँ नहीं, कहीं और से भी आ जाता है। अरे कुछ बताइए तो, ऊपर से कहीं से तो कुछ तो इशारा करिए, कुछ समझ में तो आए। तो उनके ऊपर से तो कौन ही भेज सकता है, बहुत थोड़े से ही आदमी है, वहां से आया होगा, आप ये मान लो। दर्शकों पे भी मतलब चीज छोड़ दीजिए। अच्छा चलिए एक चीज बता दिए, आप ना भी कर सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मेरे पास भी जानकारी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अमित शाह खुद बैठ के तय करते कि चुनाव अब होंगे। क्या अमित शाह के दफ्तर से तो नहीं आया था? चलिए, चूंकि मैं वहां नहीं था रिसीव करने में, तो दर्शकों पे छोड़ता हूं मैं। दर्शक अपने हमारे जो बहुत समझदार है, मत लीजिए अमित शाह का नाम। चलिए बताइए, कहानी तो बताइए आगे की। व्हाई शुड मेक इट डेफिमेटरी, व्हाई शुड? तो उन्होंने कहा कि साहब ये शेड्यूल गलत है, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आज तक किसी को नहीं पता, 4 जून का आपने काउंटिंग फिक्स कर दी, 7 फेज कर दी। उसमें 2 जून को, क्योंकि अरुणाचल और सिक्किम के चुनाव आपको ध्यान होगा 7 हुए थे, और उनकी जो असेंबली थी, उनकी असेंबली की टर्म 2 जून को खत्म हो रही थी। 4 जून को चुनाव डिक्लेयर कैसे करेंगे परिणाम? वहां तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाएगा आपको टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशनली। ये चीज भी सामने आई बाद में, जो वो चले वले गए, सब हो गया। तो फिर क्या किया राजीव कुमार ने? चुपके से इन दोनों स्टेटों की काउंटिंग, अगर आपको याद हो तो पहले करवाई गई। कल्पना कर सकते हैं आप? क्योंकि देखिए, इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल बनाएगा तो इलेक्शन कमीशन चलता है वापस, कि किस दिन टर्म खत्म हो रही है किसी भी हाउस की, उससे बैकवर्ड्स चलते हैं, क्योंकि उनको पता है दे आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड पीपल। और जब कहीं और से आएगा तो वो अपनी राजनीतिक सुविधा देखेंगे, उनको क्या लेना है कि किसकी टर्म कब खत्म हो रही है। इसका मतलब अगर, हाँ ठीक है, गोयल साहब ने उसमें मना किया, ठीक है, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये गलत कर रहे हैं आप, ये गलत है, और फाइल पे लिख दिया उन्होंने। और उसके बाद गोयल साहब ने फाइल पे लिख दिया जी, उसके बाद उनकी विदाई होगी। दैट्स ऑल, रेस्ट इज द हिस्ट्री। आजकल वो किसी देश में हाई कमिश्नर है, जैसे लवासा साहब। एक मिनट, मतलब आप कह रहे हैं कि गोयल साहब ने कहा कि भाई चुनाव की डेट्स हम तय करेंगे, कृपया करके ये ऊपर से डेट्स ना आए, और उन डेट्स में कई गलतियां थी। आप जो बता रहे हैं, सिक्किम का आपने एग्जाम्पल दिया, आपने अरुणाचल प्रदेश का दिया, तो उस आदमी ने फाइल पर लिख दिया, और इसकी सजा ये हुई कि उससे 24 घंटे में कहा कि इस्तीफा दो, रिजाइन। वो इस्तीफा देकर चले गए जब उनको लगा कि ये इनकन्वीनियंट हो रहे हैं, और जो भी स्थितियां बनी होंगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कहीं और से शेड्यूल आएगा या नहीं आएगा, उन्होंने केवल फाइल पे लिखा कि चुनाव के लिए ये जरूरी चीजें हैं, इस तरीके से चुनाव होना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम गर्मी हो जाएगी, इसके जो फेसेस हैं वो कम करने चाहिए। और उन्होंने जो भी अपनी जो चीज होती है चुनाव तय करते टाइम, वो सारी चीजें लिखी। उन्होंने ये नहीं लिखा कि कहां से आना चाहिए, नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो तो लिखी भी नहीं जाती, कोई भी ब्यूरोक्रेट इतनी, वो भी अपनी जान बचाते हैं। तो उन्होंने बेसिकली प्रोफेशनल एडवाइस जो एक उम्मीद की जाती है किसी भी कमिश्नर से, वो एडवाइस दी। और उसके बाद जो था, रेस्ट इज हिस्ट्री, उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो चुपचाप चले गए। आज तक किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी है। उसके बाद वो हाई कमिश्नर बन के चले गए किसी इरेलेवेंट से देश में, और दैट इज द स्टोरी। अत्री साहब, पहली बार आपके चैनल पे ये आ रही है जी, आप जो खुलासे कर रहे हैं, अगर ये खुलासे वाकई सच हैं, वाकई ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खबर और इससे बुरी खबर कम से कम देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। आप तो सीधे सीधे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग ना हो गया, एक मजाक हो गया। मतलब वी आर बीइंग टेकन फॉर अ राइड। दीपक जी, आप हैरान मत होइए, आप केवल चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। आपने इतने लंबे समय तक दिल्ली के क्राइम में झंडे गाड़े हैं। आप कभी सीबीआई के ऑफिस में दिल्ली पुलिस देखी थी? सीबीआई के ऑफिस में ओवरनाइट कू देखा था आपने? वो भी तो हुआ, उसको क्यों भूल रहे हैं आप? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कहा ना, स्पाइन कहां चली जाती है, तो स्पाइन तो जाती नहीं, स्पाइन वहीं रहती है, बस टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ अलग हो जाती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई रीढ़ की हड्डी वाला अधिकारी चुनाव आयोग में बैठेगा तो गुजरात लॉबी उसकी कमर तोड़ देगी? आप ये कहने का आपका मतलब है, मैं ये समझूं इसको? कमर तोड़ दी जाएगी, सब तबाह कर दिया जाएगा?
घर को खींच नहीं। लेंगे, छापे पड़वा देंगे लवासा की तरह। अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत करूंगा, मैं अगर सच के रास्ते पे चलूंगा तो मेरा यह हाल होगा। इफ आई एम कमिश्नर, दिस इज 95% 95% की तो जो अपॉइंटमेंट की टर्म ही है, जो मैंने आपको बताया डूज एंड डोंट्स, और 5% जो कोई करना चाहे उसका क्या आश्र होता है वो आपने देख लिया। जो कोई करना वेरी चाहे, सैड, वेरी जो करना सैड। चाहे। मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपने जो कुछ बताया सब गलत साबित हो जाए। कम से कम देश का इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था जिसका आप अंदर का हाल बता रहे हैं, अगर हमारी नई जनरेशन सुने कि क्या होगा उसका हाल, अगर ये बातें सच्ची हैं, अगर लवासा के यहां छापा पड़ रहा है, लवासा अगर मोदी को कह रहा है कि साहब इन्होंने गलत चीज करी, मोदी ने ये बात गलत करी है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, फाइल पे नोटिंग है, और उसकी सजा ये दी जा रही है। डेट वाइज कहें तो डेट बता दूं आपको। डेट वाइज डाइसेंट नोट की भी डेट्स। एक चीज, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन को इतने बरसों से कवर कर रहे हैं, टीएन सेशन साहब जो थे, टीएन सेशन, उनके बारे में कहते थे कि हिम्मत नहीं होती थी नेताओं की उनसे बात करने की। क्या ये बात सही है कि टीएन सेशन के टाइम पर इलेक्शन कमीशन की तरफ फोन करने की हिम्मत नहीं होती थी प्रधानमंत्री के दफ्तर को, और आज हालत ये हो गई है कि अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो सच को सच कह दे? क्या टीएन सेशन के बाद और आज का जो चुनाव आयोग, उसमें कितना फर्क है अत्री साहब? सब आप ही से पूछा जा सकता है सवाल। दिन रात का अंतर है साहब। देयर इज नो कंपैरिजन। कोई तुलना ही नहीं कर सकते आप, कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना करनी भी नहीं चाहिए। इट इज अनकॉल्ड फॉर। टेक इट फ्रॉम मी। टीएन शेषन साहब, एसवाई कुरैशी साहब, इस तरह के लोग जिस कमीशन में रहे हो, मतलब टीएन सेशन का नाम क्यों हुआ इस देश में? तो उनकी पूरी टर्म 5 साल की थी सीईसी के तौर पे, तो वो बिल्कुल गेम के रूल सारे के सारे उन्होंने, एमसीसी तो जब देश में आचार संहिता है वो तो कभी से है। पहली बार उन्होंने राजनेताओं को आईना दिखाने का काम किया कि देखिए ये होता है, ऐसे चुनाव होता है, और जिसने चूक की उसका इलाज है। बड़े बड़े को उन्होंने इलाज कर दिया। और इलाज क्या होता है आप समझिए, कोई बड़ा इलाज नहीं, कोई फांसी नहीं तोड़ रहा। आपने कोई गलत बात कही, आपको प्रचार से रोक दिया, आपको सेंश्योर दे दिया, इतनी तो बात है। कोई फांसी नहीं करते। एक नैतिक दबाव है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आज के चुनाव आयोग पर वो भी नहीं। फिर आप कुरैशी साहब पे आ जाइए, इतना प्रोएक्टिव सीईसी। गोपाल गांधी से बड़ा तो इस देश में इंटेलेक्चुअल नहीं है। उन्होंने क्या लिखा उनके बारे में, अब किताब के फॉरवर्ड में अपनी, उन्होंने लिखा कि इस देश में ऐसा सीएससी ना कभी आया ना कभी आएगा। कोट, इंग्लैंड के प्रोफेसर है प्रोफेसर क्रिस्टोफर, किंग्स कॉलेज के। उन्होंने लवासा उनके बारे में, अपने क्या नाम है, कुरैशी के बारे में लिखा। वो इंटरनेशनली रिक्लेम्ड वो है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फेम इंटेलेक्चुअल, करेजियस एंड डेडिकेटेड सीईसी इंडिया एवर हैड। ये चुनाव आयोग की हमारी ये छवि होती थी। और उसने क्या किया, कुरैशी ने क्या किया? सारे लोग प्रशासनिक कामों पे ध्यान देते हैं, उन्होंने एकदम अलग हटके लिया। जो कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह सब ठीक है, लेकिन प्रोएक्टिव सीईसी कैसा होना चाहिए ही एस्टैब्लिश। उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने वोटर एजुकेशन पे ध्यान दिया कि परसेंटेज बढ़ाई जाए, पोल परसेंटेज, जो मेन मैंडेट है चुनाव आयोग का। उसके बाद महिलाओं के जेंडर सेंसिटाइजेशन। उसके बाद तीसरी बात, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीजन बना दी साहब इलेक्शन कमीशन, कभी नहीं होती। नहीं, सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में आपने कुरैशी साहब की बात करी कि भाई इस तरह के चुनाव आयुक्त होते थे, आपने टीएन सेशन के बारे में कहा कि इस तरह के चुनाव आयुक्त होते। मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संभल बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक मॉरल करेज देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? अगर भाई मोदी और शाह, मान लिया मोदी शाह ही दबा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को, अगर उन्हीं का प्रेशर है, हम मान लेते हैं, तो इनसे कौन बचाएगा? क्योंकि अगर हम देश की का इलेक्शन का प्रोसेस ऐसे हाथों में छोड़ देंगे, कलम पकड़ने में जिनके हाथ कांपते हो, और अगर कलम चलती है तो उनको सब तबाह कर देते हैं, तो आखिर इसकी रेमेडी क्या है? मिस्टर अत्री, आप रेमेडी तो बताइए। प्रॉब्लम बता के तो आपने मेरा दिमाग उलझा दिया एकदम। व्हाट इज द रेमेडी सर? दीपक जी, मेरी आपकी विशफुल थिंकिंग होती है कई बार। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक विशफुल थिंकिंग करके दिखाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब गोयल वाले केस के अंदर, उनको तो नहीं हटाया, लेकिन उसमें रूल बना दिया कि आगे से जब भी इलेक्शन कमिश्नर या सीईसी का सिलेक्शन होगा, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे। ये बनाया था ना रूल। उसमें सीजीआई बैठेंगे, पीएम बैठेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन बैठेंगे।
और एक उनका मंत्री बैठेगा प्रधानमंत्री का। तो कोई गलत बात तो नहीं थी। 3 तो आज भी बैठते ही, पीएम लीडर ऑपोजिशन तो आज भी बैठते ही हैं, एक पीएम का मंत्री बैठता है, तो उनका कि चीफ जस्टिस भी बैठेगा, तो उन्होंने कहा सीजेआई बैठेगा। और नहीं तो सरकार अपना कानून, अपने सीईसी और ईसी की अपॉइंटमेंट का कानून बना ले। जैसे ही सेशन आया, पहला काम क्या किया सरकार ने? सीजेआई को बाहर किया कि नहीं किया? कानून ही बदल दिया मोदी जी ने। चलिए खैर अब बात ही खत्म हो गई। मैं बात अब दर्शकों पे छोड़ता हूँ। तो आपकी विशफुल थिंकिंग हो सकती है, आपकी विशफुल थिंकिंग हो सकती है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। असली बात दीपक जी, असली बात कुछ और है दीपक जी, उसको समझिए जरा, और दर्शक साथियों पे छोड़ता हूं। जब कोई संवैधानिक संस्था का इस तरीके का पतन होता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं और उसकी रेमेडीज भी होती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि चुनाव आयोग और राजीव कुमार जी, दुर्भाग्य से, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, they have become a part of the problem. They are not a part of solution. They have become a part of the problem. खुद प्रॉब्लम बन गए। ओके, गॉट इट। That is the problem. अत्री साहब ने कहा कि चाहे राजीव कुमार साहब हों और चाहे चुनाव आयोग हो, उनका सॉल्यूशन की जगह वो खुद एक प्रॉब्लम बन गए। अब कौन सॉल्व करेगा? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस को मोदी जी आप शामिल करिए। चीफ जस्टिस, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री, ये तीनों मिलकर चुनाव आयुक्त जो है उसका चुनाव करें। मोदी जी ने कानून ही बदल दिया क्योंकि उनके पास सत्ता थी। बहरहाल मैं आप पे छोड़ता हूं। इसमें 2 चीजें मैं और कहना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो ऑफिस है ना, वो एक संवैधानिक दफ्तर है। ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो एक संवैधानिक दायित्व है, उसकी बहुत मर्यादाएं हैं, उसको बहुत सारी परंपराओं का निर्वहन करना पड़ता है। दे आर द हाईएस्ट ऑफिसेज ऑफ द लॉ। वहां पर जो लोग बैठते हैं, चाहे वो चंद्रचूड़ साहब हो, आपने इससे पहले कभी जो चंद्रचूड़ साहब के साथ जो हो रहा है, इससे पहले किसी सीजेआई के साथ होते देखा? या जो राजीव कुमार जी के साथ हो रहा है वो कभी होता देखा आपने? उसका कारण कभी सोचा आपने क्या है? जी, इन पदों पर बैठे व्यक्ति को बहुत संयमित और कम बोलना चाहिए। वो न्याय करे या ना करे, वो न्याय करते दिखने चाहिए। दे शुड सीम टू बी डिलीवरिंग जस्टिस, और कम से कम बोलना चाहिए। आज की स्थिति बड़ी क्या है कि राजीव कुमार जी से आप सवाल पूछो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो शेरो शायरी करने लग जाते हैं। बताइए, शेरो शायरी इसलिए करते क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, सवालों का जवाब नहीं। अत्री साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने आंखें मेरी खोली, जो दर्शक देख रहे हैं उनकी भी आंखें खुली होंगी कि चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था चुनाव आयोग, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहां पर अगर कोई मोदी को या अमित शाह को फाइल पर नोटिस देने की बात करता है तो 24 घंटे में इस्तीफा देना पड़ता है। अगर इस तरह की हालत है, और इन्होंने कहा कि एक अधिकारी अशोक लवासा थे, वो जब नाराज हुए उन्होंने कहा कि नहीं मोदी जी गलत कर रहे हैं, तो बदले में ना सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी पत्नी के यहाँ छापेमारी हो गई, उनको नौकर को सीबीआई उठा दिया और बहुत कुछ उनके बेटे और उनके बहू के साथ हुआ। वेरी वेरी शेमफुल, शर्मनाक है, शर्मनाक है। कोई सुझाव हो दोस्तों आपको तो जरूर दीजिएगा, मेरे पास तो अब कोई शब्द नहीं है। अत्री साहब आप आए, हिम्मत से कैमरे के सामने आपने बात रखी, और 14-15 साल जो आपने चुनाव आयोग कवर किया, वहां पर जो आपके सूत्र हैं, मैं चाहूंगा कि उन सूत्रों से संपर्क बनाए रखिए। आपकी बहुत जरूरत है इस देश को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।